सोचो भाई, तुम स्कूल के सबसे बड़े ओटाकू हो और तुम्हें प्यार हो गया क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की से, लेकिन ट्विस्ट ये है अब उसे कोई देख ही नहीं सकता। तुम उससे बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन बाकी लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे हैं जैसे तुम हवा से बातें कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारी जिंदगी ऑबिटो की जेंजुत्सु बन चुकी है। एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। अब सवाल ये है, तुम इसे कैसे ठीक करोगे या फिर पूरी लाइफ इसी टाइम लूप में अटके रहोगे? एकदम शांत लाइब्रेरी। सोकुता अजुजगावा किताब ढूंढने में लगा था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। और भाई, कोई नॉर्मल लड़की नहीं, एकदम वाइल्ड बन्नी आउटफिट में। अब बंदे के अंदर का जासूस जाग गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे गया और एक अजीब चीज नोटिस की। लड़की कोशिश कर रही थी कि लोग उसे देखें, पर कोई घास ही नहीं डाल रहा। आखिरकार लड़की खुद ही पलटी और बोली, तू मुझे देख सकता है? सोकुता ने गर्दन हिला दी और लड़की ने सीधा अलर्ट मोड में आकर कहा, भूल जा जो देखा और मुझसे दूर रह। अब अगले दिन स्कूल जाते टाइम ट्रेन में सोकुता ने अपने दोस्त कानेमी से पूछा, अगर लाइब्रेरी में एक बन्नी लड़की मिल जाए तो? कानेमी बिना टाइम लगाए बोला, भाई डबल टेक मारूंगा। दोनों ठाके मारने लगे। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने लाइब्रेरी वाली लड़की माया को देखा। एकदम सेलिब्रिटी लेवल की फेमस थी, लेकिन हमेशा अकेली दिखती थी। ब्रेक के दौरान एक और क्लासमेट ने सोकुता को आकर चेतावनी दी, कानेमी से दूर रहो। अब भाई, ये कौन सा नया ड्रामा था? स्कूल के बाद स्टेशन पर सोकुता ने एक आदमी को देखा जो चोरी चोरी माया की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। बिना सोचे समझे सोकुता कैमरे के सामने कूद पड़ा। आदमी थोड़ा गुस्साया, लेकिन बीवी ने समझा लिया और दोनों चलते बने। माया ने राहत की सांस ली और सोकुता का शुक्रिया अदा किया। अब ट्रेन में माया ने सीधा सवाल दाग दिया, कल मैंने जो वार्निंग दी थी याद है? सोकुता ने बिना हिचक कहा, तुम्हारा बन्नी सूट इतना भुलाने लायक था ही नहीं। माया ने थोड़ी मस्ती में उसे छेड़ा, कोई अजीब ख्याल तो नहीं आया था ना? फिर खुद ही बोली, अगर आया भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लड़कों की फैंटेसी में आना नॉर्मल है। अब असली खुलासा। माया ने बताया कि वो सिर्फ 6 साल की थी जब फेमस हो गई थी। लोग उसे हर जगह पहचानते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के लिए गायब हो गई हो। सुनने में अजीब, हाँ, लेकिन सच। अब तो हालत ये थी कि लोग उसकी बात तक नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए उसने लाइब्रेरी में वो बन्नी आउटफिट पहना ताकि कोई उसे देखे। बातें करते करते दोनों सोकुता के घर पहुंच गए। सोकुता ने कहा, सीधा मेरे कमरे में चलो, तुझे कुछ दिखाना है। सोकुता ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, माया के दिमाग में सीधा अलार्म बज गया। उसने आंखें चौड़ी करके कहा, तू कहीं कोई गंदी हरकत तो नहीं करने वाला? सोकुता ने सिर पकड़ लिया, अबे नहीं, मेरा इरादा सिर्फ दिखाने का था। और फिर उसने अपने शरीर के जख्म दिखाए। उसने बताया कि एक दिन वो उठा तो पूरा खून से लथपथ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये कैसे हुआ। माया के चेहरे का रंग उड़ गया। सोकुता ने और बड़ा खुलासा किया, उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने माया को कुछ फोटोज दिखाई जिसमें उसकी बहन के शरीर पर अजीब कट्स थे। ऑनलाइन बुलिंग का असर। अब तो माया भी साइलेंट मोड में चली गई। सोकुता ने कहा कि ये सब एडोलेसेंट सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, और माया जो कह रही थी कि लोग उसे नहीं देख सकते, वो बिल्कुल सच था। माया सोचने लगी, कहीं मेरा केस भी उसकी बहन जैसा तो नहीं? सोकुता ने कहा, तू फिर से लाइमलाइट में आ जा, वरना हालत और खराब हो जाएगी। कुछ दिन तक माया का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन सोकुता ने उसे अकेले बैठे देखा। उसने सीधा उसके आगे खाना रखा। तू खरीद तो सकती नहीं, भूखी तो होगी। माया कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे खाने लगी। फिर दोनों शॉपिंग करने गए। सोकुता सोचने लगा, भाई लग तो ऐसे रहा है जैसे कोई कपल हो। माया ने पूछा, तूने कुछ कहा? सोकुता हड़बड़ा गया, नहीं। माया हंसने लगी, वैसे भी मुझे कोई देख तो सकता नहीं। सोकुता ने मजाक में पूछा, अच्छा ये बताओ, लोग अगर तुझे देख नहीं सकते तो वो गाजर देख सकते हैं जो तू पकड़ी है? माया ने सीरियस होकर बताया, मैं जिस भी चीज को छूती हूँ वो भी गायब हो जाती है। अब सोकुता का दिमाग घूम गया, मतलब तू बस गाजर नहीं, कुछ और भी गायब कर सकती है। जब वो सुपरमार्केट से बाहर निकले, सोकुता ने कहा, तू कहाँ रहती है? देखना है। माया ने सीधा मना कर दिया, मैं अकेली रहती हूँ, कोई जरूरत नहीं। फिर अचानक माया ने पूछा, हम अभी भी लड़ रहे हैं? सोकुता ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तू अपने दिल की बात मान ही नहीं रही। सोकुता ने साफ कहा, अगर तुझे वापस एक्टिंग करनी है तो मान ले। माया ने उसे झिड़क दिया, तेरा इससे क्या लेना देना, अपनी जिंदगी देख। लेकिन सोकुता भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने एक बड़ा खुलासा किया, तुझे पता है जब तू मिडिल स्कूल में थी एक फोटो बुक रिलीज हुई थी जिसमें तुझसे जबरदस्ती स्विमसूट फोटोज खिंचवाई गई थी। अब माया गुस्से से कांप उठी। सोकुता ने आगे कहा, तेरी माँ ने बिना तुझसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और तूने बदले में शोबित छोड़ दिया। अब तो माया का खून खौल गया। चुप कर। लेकिन सोकुता नहीं रुका, सच तो यही है ना? बस फिर क्या था? माया ने पूरा जोर लगाकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। माया गुस्से में चिल्लाई, तू क्या जानता है कि मैंने क्या झेला है? मुझे मजबूर किया गया था। फिर उसने रुंधे हुए गले से कहा, जब मैं स्टूडियो पहुंची वहाँ पहले से स्विम सूट रखा था और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। माया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जबरदस्ती हंसना पड़ता था। मेरी माँ को सिर्फ पैसे की पड़ी थी। वो मुझे बस एक मशीन समझती थी जिससे वो नोट छाप सके। सोकुता ने उसकी तरफ देखा और सीरियसली बोला, अगर ये बातें अब भी तुझे अंदर से कचोट रही है तो शोबिज में वापस जा। डर से भागने का नहीं, उसका सामना करने का टाइम आ गया है। माया को हैरानी हुई, तुझे कैसे पता कि मैंने शोबिज से ब्रेक लिया था? सोकुता ने थोड़ा टाल मटोल किया लेकिन आखिरकार मान गया। एक रिपोर्टर कुमिको
नांजो से पता चला, वही जिसने तेरी बहन के बुलिंग केस पर रिपोर्ट की थी। माया ने झट से कनेक्शन बना लिया। ओह, तो तूने अपने सीने के जख्म दिखाकर उससे इन्फो निकलवाई है ना? सोकोता ने हंसते हुए कहा। चलो, दिमाग तो तेज चलता है। माया ने तुरंत कुमिको को कॉल किया। देखो, वो फोटोज मत छापना, मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मैं नई एजेंसी से साइन करूंगी तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगी। कुमिको मान गई। सोकोता माया को उसके घर ड्रॉप करने गया और वहाँ उसे एक शॉकिंग सच्चाई पता चली। अबे ओए, तू तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। माया मुस्कुराई और जाते जाते बोली, संडे को घूमने चले, पर क्लियर कर दूं, ये डेट नहीं है। सोकोता ने मजाक में कहा, हाँ, डेट नहीं, बस टाइम पास। अब असली फुल टू ड्रामा शुरू होता है। रविवार को सोकोता माया से मिलने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नन्ही बच्ची मिली जो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। सोकोता हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि धड़ाम, पीछे से किसी ने उसे जोरदार किक मार दी। सोकोता दर्द से कराह उठा। अबे कौन था? पीछे एक लड़की खड़ी थी जो गुस्से में बोली, बच्चा किडनैप करने चला था ना तू? सोकोता बेहोश होने की कगार पर था। भगवान, ये कौन भेजा मेरे पीछे? उसने सफाई दी, बहन जी मैं बस हेल्प कर रहा था। लड़की शर्मा गई। ओह, गलती हो गई, चल तू भी एक लात मार ले, हिसाब बराबर। सोकोता ने माथा पकड़ लिया। भाई, ये दुनिया मेरे खिलाफ है। इतने में एक पुलिस वाला आ गया। चलो थाने चलो। सोकोता अब सोच रहा था कि क्या माया से मिलने का सपना वही खत्म हो गया? किसी तरह मामला क्लियर हुआ और सोकोता आखिरकार माया से मिलने पहुंचा, लेकिन पूरे 1.5 घंटे लेट। माया गुस्से में थी। तेरी घड़ी में टाइम उल्टा चलता है क्या? सोकोता हाथ जोड़कर बोला। देखो, कसम से बीच रास्ते में एक लड़की ने मुझे धोबी पछाड़ मारी थी। ट्रेन में जाते जाते माया ने पूछा, तू मेरे लिए इतना सोचता क्यों है? सोकोता ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे पता है कि इस हालत में तुझे किसी की जरूरत है। सोकोता अपने अतीत को याद करता है, जब शोको माकिनोहारा नाम की लड़की ने उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में उसका साथ दिया था। माया ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा, कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करता था? सोकोता थोड़ा शर्मा गया। हाँ, करता था, और हाँ, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की। बातें करते करते उसे एहसास हुआ कि माया अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फिर से शोबिज में लौट सके। लेकिन जब माँ से मुलाकात हुई तो माया को एक ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी खुद की माँ उसे देख भी नहीं पा रही थी। सोकोता ने हिम्मत दिखाई। आंटी, आप अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकती हैं? लेकिन उसकी माँ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। और फिर वो चली गई बिना पीछे देखे। माया सदमे में थी, आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। सोकोता ने तुरंत सोचा, शायद कोई और जगह हो जहाँ लोग अब भी माया को देख सके। वो दोनों दूसरे शहर गए, हर जगह पूछताछ की, लेकिन लोग न सिर्फ माया को नहीं देख पा रहे थे बल्कि उन्हें याद भी नहीं था कि वो कभी इस दुनिया में थी। ये सुनकर माया ने हौले से कहा, तो मैं सच में गायब हो रही हूँ। सोकोता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जब तक मेरे लिए है तब तक तेरा वजूद है। लेकिन टेंशन अभी और बढ़ने वाली थी। होटल में जब माया नहाने गई तो सोकोता ने अपने दोस्त कुनिमी को कॉल किया। तू माया को याद करता है? कुनिमी को सब कुछ याद था। फिर उसने फुताबा को कॉल किया और उसे भी माया की यादें साफ थी। मतलब स्कूल के कुछ लोग अब भी उसे याद कर सकते थे, लेकिन बाहर की दुनिया उसे भूल चुकी थी। अगले दिन स्कूल में माया ने क्लास में झांका, लेकिन कोई उसे नहीं देख पा रहा था। सोकोता ने सोचा, क्या वो सच में गायब हो गई है या लोग उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? फुताबा आई और एक और झटका दिया। अब स्कूल के स्टूडेंट्स भी उसे भूलने लगे हैं। थ्योरी आई कि जिन्होंने अब तक नींद नहीं ली सिर्फ वही माया को याद रख पा रहे थे। सोकोता को डर था कि अगर उसने सोने की गलती कर दी तो वो भी माया को भूल जाएगा। अब सोकोता ने अल्टीमेट डिसीजन लिया, मैं नहीं सोऊंगा। उसने एंटी स्लीप पिल्स खरीदी और अपनी नोटबुक में माया की हर याद लिख ली ताकि अगर वो भूल भी जाए तो उसे फिर से याद दिला सके। अगली सुबह माया खुद उसके घर उसे स्कूल के लिए लेने आई। सोकोता को अजीब लगा, जब तुझे कोई देख ही नहीं सकता तो तू रोज स्कूल क्यों जाती है? माया मुस्कुराई और कहा, क्योंकि जब तक तू मुझे देख सकता है मैं खुद को अकेला नहीं छोड़ सकती। सोकोता स्कूल में फुताबा से मिलता है, लेकिन फुताबा को भी अब माया की याद नहीं थी। उधर माया ने सोकोता की पढ़ाई में मदद करने का बहाना बनाया, लेकिन छुपकर उसे स्लीपिंग पिल्स खिला दी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगी, माया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारे बिना भी ठीक रहूंगी क्योंकि मैं पहले भी अकेली थी। अगली सुबह केटी ने सोकोता को जगाया, उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सोकोता ने जल्दी से अपनी नोटबुक खोली, लेकिन उसमें माया का नाम ही गायब था। वो माया को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। स्कूल में फुताबा उसे एक नोट देती है जो उसने खुद के लिए लिखा था ताकि वो माया को भूलने के बाद भी इसे सौंप सके। तुझे लोगों को माया की याद दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब स्टोरी का सबसे एपिक मोमेंट आता है। एग्जाम के दौरान अचानक माया की यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में दौड़ने लगती है। वो तुरंत क्लासरूम से भागता है, स्कूल ग्राउंड पर पहुंचता है और माया सकुराजिमा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, माया को वापस लाओ, उसने क्या क्या किया है मैं सबको बताऊंगा। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको उसकी याद दिलाने की कोशिश करता है और फिर माया धीरे धीरे सामने आती है, उसे देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, मैं सुन सकती थी। फिर एक जोरदार थप्पड़, तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी नहीं भूलेगा और फिर भी भूल गया। सोकोता ने माफी मांगी, लेकिन माया ने फिर एक और धमाका कर दिया। अब रोज 1 महीने तक प्यार का इजहार करेगा।
अब जैसे जैसे लोग माया की बातें करने लगे वो धीरे धीरे सबको फिर से दिखाई देने लगी। माया सकुराजिमा वापस आ चुकी थी। अब टाइम था फुल रोमांटिक एंडिंग का। अगली सुबह सोकोता नाश्ता कर रहा था और टीवी पर न्यूज चल रही थी। जापान ने फुटबॉल मैच जीत लिया। स्कूल में लंच के दौरान सोकोता और माया साथ बैठे। सोकोता ने सीधा प्रपोज कर दिया, माया चलो डेट पर चलते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। माया ने हल्की मुस्कान दी और मजाक में कहा, अब रोज 1 महीने तक वही लाइन सुन सुनकर मेरा दिल धड़कना बंद कर चुका है। फिर उसने एक्साइटमेंट से बताया, मैं एक नए ड्रामा में आ रही हूँ जिसमें एक किसिंग सीन है। सोकोता का दिमाग घुमा, तू वो सीन करने से मना कर दे। माया ने शरारत से कहा, क्या हुआ, वैसे भी ये मेरा पहला किस नहीं होगा। सोकोता और ज्यादा परेशान हो गया। रुक रुक, पहला किस कब हुआ? माया ने शरारत से जवाब दिया, तू ही मेरा पहला किस था। सोकोता थोड़ा खुश हुआ, लेकिन तभी बस मजाक कर रही थी। सोकोता और माया की लव स्टोरी आगे बढ़ रही थी और सोकोता ने आखिर बोल ही दिया, मैं तुझे किस करना चाहता हूँ। माया ने हल्की मुस्कान के साथ शरारत की, अच्छा तो आंखें बंद कर। सोकोता ने आंखें बंद की और मुंह में चम्मच ठूंस दिया, ये लो इनडायरेक्ट किस। सोकोता कुछ समझ पाता इससे पहले ही माया ने डेट पर जाने के लिए हाँ भी कर दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब होने लगा। सोकोता ने टीवी पर न्यूज देखी, जापान ने फुटबॉल मैच जीत लिया। लेकिन अरे ये तो कल भी देखा था। वो तुरंत केडे के पास गया, ये न्यूज कल भी देखी थी ना। केडे ने उसे घूर कर देखा, नहीं बे पहली बार देख रहे हैं। सोकोता स्कूल पहुंचा और पूरा दिन वैसे ही रिपीट हो गया जैसे पहले हुआ था। लेकिन फिर उसने एक छोटी सी चीज नोटिस की, टोमो नाम की लड़की को कोई लड़का प्रपोज कर रहा था और उसने टाइम मांगा। जब तीसरी बार भी वही दिन रिपीट हुआ तो सोकोता भागकर फुताबा के पास गया। फुताबा ने सीधा साइंटिफिक जवाब दिया, ये लैपलेस डीमन का मामला लग रहा है। अगर टाइम लूप से बाहर निकलना है तो तुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जो सबसे अलग बिहेव कर रहा हो। सोकोता ने लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसे पता चला कि टोमो ही अजीब बिहेव कर रही थी। असल में टोमो एक बड़ी प्रॉब्लम में थी। जिस लड़के ने उसे प्रपोज किया वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रीना का क्रश था। टोमो कंफ्यूज थी कि हाँ बोले या अपनी दोस्ती बचाए। लेकिन इससे पहले कि सोकोता कोई हल निकाल पाता, मजावा प्रपोज करने वाला लड़का उन्हें साथ में देख लेता है। टोमो और सोकोता गलती से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मजावा उन्हें देखकर चुपचाप चला जाता है। लेकिन माया भी ये सीन देख लेती है। सोकोता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे फिर कभी बात मत करना। अगले दिन सोकोता की आंख खुली और उसे एहसास हुआ, अबे लूप खत्म हो गया सच में। मतलब अब हर दिन टाइम पास में नहीं निकलेगा, जिंदगी फिर से आगे बढ़ने वाली है। अब बेचारा सीधा फुताबा के पास गया, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने उसका फेवरेट स्नैक्स चुरा लिया हो। मुंह बना रखा था, गुस्से से भरी हुई थी। सोकोता सोच में पड़ गया, अबे मैंने किया क्या। थोड़ी देर बाद टोमो आई और कान में ऐसा सीक्रेट बताया जिससे बंदे के दिमाग में अलार्म बजने लगे। मुझे कुनिमी से प्यार हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। अबे बहन ये क्या चक्कर है। सोकोता जो हमेशा दुनियादारी में तेज है सीधा सलाह देने बैठ गया, देख बहन जो मन में है बोल दे वरना बाद में बैठे बैठे पछताएगी। लेकिन टोमो का डर अलग ही लेवल पर था। नारे बाबा दिल टूट गया तो। अबे दिल टूटने से ज्यादा बड़ा डर तो पेपर में फेल होने का होता है। सोकोता यही सोच ही रहा था कि टोमो ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अबे क्या ये कोइंसिडेंस है या कांड। फिर जब उसके दोस्तों से सामना हुआ तो भाई साहब सीधा गंगाजल निकालने का मन किया। सुन बे सोकोता, अगर हमारी दोस्त को तकलीफ दी ना तो तेरी शामत पक्की। अबे बंदे का नाम लिए बिना ही धमकी मिल गई। थकहार के सोकोता घर जा ही रहा था कि टोमो फिर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। भाई एक आइडिया है, तू और मैं कुछ दिनों तक फेक कपल बन जाते हैं। सोकोता का दिमाग 360 डिग्री घूम गया। अबे एक और नया झंझट। लेकिन टोमो की टेंशन थी मिसावा, एक सच्चा प्रेमी जो जबरदस्ती पीछे पड़ा था। अबे ये तो वही सिचुएशन हो गई जब रिजेक्ट करने के बाद भी बंदा चलो दोस्त तो रह सकते हैं जब बोलता है। टोमो के बिलखते हुए चेहरे को देखकर सोकोता ने मान तो लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक और खोपड़ी फूट रही थी, अगर मिया को पता चला तो। लेकिन उससे पहले ही धड़ 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 दरवाजे पर नॉक हुआ और सामने खड़ी थी मिया। मिया के चेहरे पर गजब का एक्सप्रेशन था, गुस्सा प्लस शक प्लस अबे तू बच कैसे गया। उसने सीधे सवाल ठोक दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना सफाई दिए गायब होने की। सोकोता का दिमाग फुल हैंग, अब कहाँ से शुरू करूँ। खैर अंदर बैठकर उसने टोमो वाला पूरा फसाना सुनाया। देख बहन, टोमो ने मजबूरी में फेक बॉयफ्रेंड बनने को कहा, बस इसलिए मैं फंस गया। फिर उसने अपनी बहन की बात भी याद की, ये हाल किसी के साथ भी हो सकता है, मदद करना जरूरी था। मिया समझ तो गई, लेकिन उसने एक लाइन में कहानी का पंच मार दिया, देख तू जो भी कर पर बात हाथ से निकल गई ना तो फिर तेरे लिए रेस्ट इन पीस का टाइम आ जाएगा। सोकोता ने सोचा चलो भाई माहौल हल्का करते हैं और मस्त रोमांटिक मूड में आगे बढ़ा, जैसे अभी कोई मूवी का हीरो बनेगा और किस करके सीन कंप्लीट करेगा। लेकिन माया ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े सीधा फ्लाइंग किक दे मारी। धड़ाम, सोकोता जमीन पे गिरा, चेहरे पर वो एक्सप्रेशन, अबे ये तो प्लान में नहीं था। अब गलती का एहसास हुआ तो बंदा सीधा माफी मोड में आ गया। देख बहन गलती हो गई, तू चाहे तो एक डेट पर ले चलता हूँ। लेकिन मिया ने ठंडा पानी डाल दिया, भाई मैं तो कल से एक हफ्ते के लिए कागोशिमा जा रही हूँ, ड्रामा शूटिंग है। जाने से पहले मिया ने एक बैग थमाया और कहा इसमें केटी के लिए कुछ है। सोकोता ने बैग खोला और देखा नए कपड़े। मतलब मिया चाहती थी कि केटी ये पहने और थोड़ी हिम्मत जुटाए घर से बाहर निकलने की। इतने
में केटी, जो भाई सुपरस्टार जासूस की तरह दीवार के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रही थी, हल्की सी आवाज कर बैठी। सकुता ने नाम पुकारा, लेकिन तब तक तो बहन निंजा की तरह गायब। बाद में जब सकुता ने उसे वो कपड़े दिए तो केटी ने धीरे से पहन लिया और शर्मीली आवाज में माया को थैंक यू बोला। माया मुस्कुराई और सकुता को एक कड़ा वार्निंग देकर विदा हो गई। देख, दिमाग मत खराब करना, नहीं तो फिर से किक पड़ेगी। अगले दिन स्कूल में सकुता ने कुनिमी से मिसावा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। अबे, ये बंदा सच में इतना गंदा है या सिर्फ शक कर रहा हूँ? कुनिमी ने जो बातें बताई सुनकर सकुता के कान खड़े हो गए। भाई, ये तो दूसरी दुनिया का हीरो है। बंदे की एक और गर्लफ्रेंड है और एक्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अब सकुता ने मिसावा से नफरत करने का ऑफिशियल लाइसेंस ले लिया था। बाद में सकुता और टोमो ने नकली डेट पर जाने का प्लान बनाया। भाई, एक्टिंग करनी है तो फुल ऑन करेंगे। दोनों इधर उधर घूमे, मस्ती की और बीच पर जा पहुंचे। लेकिन वहाँ कहानी में सस्पेंस एंट्री। टोमो की एक क्लासमेट हड़बड़ाई हुई इधर उधर भाग रही थी। अबे, मेरा कुछ खो गया है। बेचारे दोनों उसकी हेल्प में लग गए। टोमो ने पानी के पास वो चीज देखी और बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी, पर फटाक बंदी सीधा पानी में। अगली सुबह टोमो नर्स ऑफिस में लेटी थी। भाई, ठंड पकड़ ली। सकुता खाना लेकर पहुंचा और दोनों ने थोड़ा मजाक मस्ती की। लेकिन स्कूल में अफवाहों का तांडव शुरू हो चुका था। हर जगह फुसफुसाहट। टोमो तो बहुत ही, समझे ना भाई, उसके बारे में कुछ भी मत बोल, सुना है वो तो। अबे, लोग बिना सबूत के चटपटी न्यूज चैनल बन गए। टोमो एक कोने में अकेली बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ, पूरी तरह परेशान। सकुता ने सोचा, अबे इसे खुश करना पड़ेगा। लेकिन तभी दुष्ट गैंग की एंट्री। मिसावा और उसके 2 चमचे आए और हंसते हुए टोमो पर कमेंट फेंकने लगे। अरे, सुना है ये तो किसी के लिए भी रेडी रहती है। सकुता का खून खौल उठा। अबे, आज नहीं छोड़ूंगा। साकुता अब और कंट्रोल नहीं कर पाता और मिसावा पर हंस पड़ता है। अबे, मिसावा की एज तो वैसे ही उधार की थी। साकुता की हंसी ने बची कुची भी बर्बाद कर दी। मिसावा तिल मिला जाता है। उसे लगने लगता है कि साकुता उसे चिढ़ा रहा है। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने साकुता की सीधी शक्ल पर पंच मार दिया और बेचारे साकुता को जमीन चाटनी पड़ी। लेकिन साकुता कोई ऐसे ही गिरने वालों में से नहीं था। वो उठा, धूल झाड़ी और मिसावा को घूरते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो गया। फिर जो हुआ वो मिसावा की आत्मा तक हिला गया। साकुता ने एक ही झटके में उसे ऐसा उड़ता हुआ किक मारा कि बेचारा वहीं चित्त। फिर साकुता ने मिसावा की ओर देखा और बोला, भाई, ये तेरी हरकतें देखकर तो मुझे दया आ रही है। जा, पहले मुंह धो के आ। वैसे भी मैंने कल कचरे में पैर रख दिया था। फुल पब्लिक तमाशा देख रही थी और साकुता स्टेज पर हीरो बनकर खड़ा था। फिर साकुता थोड़ा पास आया, मुस्कुराते हुए मिसावा के कान में धीरे से बोला, भाई, मैं तो। मिसावा भौचक्का रह गया, सोच ही रहा था कि साकुता और क्या कहेगा। लेकिन उससे पहले ही साकुता ने टोमो का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से खींच ले गया। टोमो अब खुली हवा में सांस ले पा रही थी। उसने चैन की सांस ली और साकुता को थैंक यू बोला। फिर जल्दी से सफाई देने लगी। सुनो, मिसावा जो भी बकवास कर रहा था सब झूठ था। मैं तो एकदम क्लीन हूँ। I mean, एकदम इनोसेंट, वैसे वाली नहीं। कट्टू। साकुता अपने रूम में था जहाँ माई उसकी पढ़ाई में मदद कर रही थी। लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका दिमाग कहाँ था ये तो माई अच्छे से समझती थी। पढ़ाई के बीच में ही उसने साकुता से पूछा, वैसे तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? साकुता एकदम गंभीर मूड में आया और बोला, तुमसे शादी करना। माई को भी ड्रामा पसंद था, सो उसने फौरन अपना वाइल्ड बनी आउटफिट पहन लिया। चलो बेटा, अब पढ़ाई में ध्यान लगा लो। उसका मकसद साकुता को टॉप ग्रेड दिलवाना था ताकि दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जा सके। फिर बात घूमते फिरते टोमो पर आ गई। माई ने छेड़ते हुए कहा, तो मिस्टर रोमियो, सुना है तुमने मिसावा से उसकी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ाई की। तुम्हारा मतलब टोमो से? साकुता तुरंत सफाई देने लगा। अरे बाबा, कुछ नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं। लेकिन माई ने नजरें तिरछी कर दी। पर टेक्निकली वो अब भी तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड है। कट्टू। गर्मी आने लगी थी और साकुता और टोमो स्कूल में मिले। टोमो ने उसे शॉपिंग के लिए बुलाया, स्विम सूट खरीदने। अब भाई, लड़की स्विम सूट खरीदे और लड़का साथ ना जाए, ये तो साकुता के खुद के उसूलों के खिलाफ था। तो दोनों शॉपिंग के बाद डेट पर निकल पड़े और वहाँ अपनी झूठी रिलेशनशिप पर खुलकर बातें करने लगे। साकुता समंदर किनारे खड़ा सोच रहा था, अबे ये नाटक कितना और चलेगा। गर्मी आने वाली थी और उसे लग रहा था कि फेक रिलेशनशिप का भी टेम्परेचर अब ठंडा कर देना चाहिए। लेकिन टोमो पहले से तैयार थी। उसने साकुता को बताया कि भाई, तेरा ब्रेकअप का प्लान फेल है। मेरे पास पहले से ही एक गजब का स्कीम रेडी है। साकुता की आंखों में सवाल थे और टोमो की आंखों में कॉन्फिडेंस। बस मेरे प्लान पर भरोसा रखो, टोमो बोली, जैसे कोई फाइनेंस कंपनी बिना गारंटी के लोन दे रही हो। अगली सुबह कैटी ने साकुता को झकझोर कर उठाया। अबे आलसी, उठ। साकुता ने झल्लाकर तारीख देखी, 18 जुलाई। वो नाश्ते की टेबल पर बैठा, सोचा कुछ अच्छा खा ले, शायद मूड ठीक हो जाए। फिर ट्रेन में कुनिमी मिला जिसने उससे पूछा, अबे गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लान है? साकुता, बस काम धंधे में बिजी रहूंगा। कुनिमी, अरे छोड़ ना, डेट वेट मारना। साकुता, मन ही मन, तेरा डेटिंग गेम भी देख लूंगा एक दिन। स्कूल में टोमो और साकुता बीच पर जा पहुंचे। पूरा दिन धमाल मचाया। पानी में एक दूसरे को डुबाने की नाकाम कोशिशें, मूंगफली खाते खाते दार्शनिक बातें और आखिर में रिलेशनशिप पर आखिरी फैसला। टोमो, अब समय आ गया है कि हम ये नाटक बंद करें। साकुता, तू सच बोल रही है या कोई और चाल चल रही है? आखिरकार दोनों ने अपनी फेक रिलेशनशिप को रिप दे दी। टोमो ने उसे धन्यवाद कहा
और साथ में ये भी जोड़ दिया, उम्मीद है कि अब तेरा और माई का कचरा क्लियर हो जाएगा। अब असली पागलपन शुरू होता है। अगली सुबह साकुता उठा, तारीख चेक की और सन्न रह गया। 18 जुलाई फिर से। अबे क्या चल रहा है? कोई मेरा टाइम पास कर रहा है क्या? उसने टोमो से पूछा। तू भी फंसी है इसमें? टोमो, अबे नहीं, मैं तो पहली बार जी रही हूँ। साकुता झूठी कही की फ्रस्ट्रेट होकर वो फुताबा के पास गया, जिसने दिमाग हिला देने वाला ऑप्शन दिया। भाई, या तो तेरा ही सिस्टम खराब है या फिर टोमो तुझे उल्लू बना रही है। 4 दिन तक वही रिपीट खेल चला। साकुता अब पक चुका था। अबे हर दिन एक ही डेट, एक ही नाश्ता, एक ही लड़ाई। अब तो साइंस भी हार मान ले। तो इस बार साकुता ने टोमो को अलग जगह बुलाया, बिना कोई इमोशनल ड्रामा लिए सीधा मुद्दे पर आ गया। देख, चाहे जितनी बार टाइम रिपीट करवा ले, मेरे दिल में सिर्फ माई के लिए जगह है, तेरे लिए नहीं। टोमो की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पूरी दुनिया के दर्द को इकट्ठा कर लिया और बोल पड़ी, मैं तुझे सच में प्यार करती हूँ साकुता। लेकिन साकुता भी हार मानने वाला नहीं था। सॉरी, लेकिन दोस्ती ही मेरी आखिरी ऑफर है। फिर अगले दिन साकुता उठा और लो भाई, तारीख बदल गई। 27 जून। उसने राहत की सांस ली और बिना समय गवाए माई को डेट के लिए पूछा। माई, चलो ठीक है, लेकिन इस बार पढ़ाई से नहीं भागोगे। साकुता अपनी नॉर्मल बोरिंग जिंदगी जी ही रहा था कि अचानक उसे टोमो को मिसावा को रिजेक्ट करते हुए देखना पड़ा। मतलब भैया, भाई साहब का दिल टूटा और दुनिया को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। बाद में दोनों एक दूसरे से मिले और दोस्त बने रहने का नाटक कर लिया, जैसे दोस्ती का लड्डू बचपन से ही खा रहे हों। स्कूल से घर जाते वक्त साकुता और माई को एक लड़की दिखी, जो बारिश में एक बिल्ली को गोद में लिए ऐसे खड़ी थी जैसे कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो। दोनों को ये देखकर एहसास हुआ कि जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी बड़ी यादें बना सकती हैं। बस ये बात इंस्टाग्राम पर डालने लायक नहीं थी, वरना साकुता स्टोरी लगा देता। साकुता ने बड़े ही हीरो टाइप स्टाइल में बिल्ली को लड़की से लिया और बोला, भाई तुम इसे अडॉप्ट करना चाहती हो तो मेरा नंबर ले लो। लड़की पहले तो झिझकी, फिर साकुता को नाम बताकर चौंका दिया, शोको माकिनोहारा। बस नाम सुनते ही साकुता के दिमाग में घंटियां बज गई, क्योंकि यही नाम उस लड़की का भी था जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। साकुता वही फ्रीज हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग का वाईफाई सिग्नल अचानक 2G हो गया हो। अगली सुबह साकुता सोकर उठा तो देखा शोको उसके घर पर थी। अब ये कौन सा स्कीम था भाई? लड़की बोली, बिल्ली को अडॉप्ट तो करना है, लेकिन मम्मी पापा से परमिशन नहीं ली। साकुता ने मन में सोचा, यानी पालतू बनाने से पहले परमिशन की टेंशन। चलो अच्छा है, वरना कई लोग तो बिन परमिशन ही रिश्ते बना लेते हैं। खैर, साकुता ने ऑफर दिया कि बिल्ली फिलहाल उसके घर पर रहेगी जब तक शोको के घर में मम्मी पापा की संसद में ये बिल पास न हो जाए। लेकिन साकुता को चैन कहाँ। उसे लग रहा था कि शोको हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी वो पहले मिली थी। भाई, मामला सस्पेंस फिल्म की तरह पेचीदा होता जा रहा था। उसने ठान लिया कि इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। तो जनाब पहुंच गए लाइब्रेरी में अपनी जासूसी साथी फुताबा के पास। अब फुताबा भी कुछ बदली बदली लग रही थी, बाल खुले, चश्मा हटा हुआ। साकुता के मन में आया कि आज तो तू अलग ही लेवल की बुद्धिमान दिख रही है। साकुता ने शोको की स्टोरी बताई तो फुताबा ने ज्ञान झाड़ दिया। भाई, दुनिया में 3 लोग एक जैसे दिख सकते हैं, साइंस कहता है। साकुता ने पूछा, तो मैं क्या करूं? फुताबा ने जवाब दिया, जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही छोड़ दे। और भाई, जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल दबा दी जाती है, वैसे ही इस रहस्य को भी वही छोड़ दिया गया। बातचीत खत्म होते ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए। साकुता अपने काम पर पहुंचा, लेकिन वहाँ उसकी किस्मत चमकी। माई अचानक सरप्राइज देने आ गई, क्योंकि उसका शूट जल्दी खत्म हो गया था। अब भाई, साकुता के चेहरे पर वही खुशी थी जो एक फ्री के कूपन मिलने पर होती है। उसने काम जल्दी खत्म किया और दोनों साथ घर चल दिए, जैसे किसी रोमांटिक गाने के बैकग्राउंड में हवा में फूल उड़ रहे हों। साकुता और माई घर जा ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर फुताबा पर पड़ी। वो एक नेट कैफे में घुस रही थी। अब भाई, यहाँ तो साकुता का जासूसी वाला कीड़ा जा गया। दोनों ने सोचा, चलो देखते हैं मैडम यहाँ कौन सा गोपनीय मिशन चला रही है। लेकिन अंदर घुसते ही हाल ऐसा हुआ जैसे भीड़ में अपना दोस्त खो गया हो। बस तलाश चालू थी। अब साकुता को दिमाग लगाने का मूड आया। उसने माई का फोन उठाया और सीधा फुताबा को कॉल मार दी। फोन उठते ही वो बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बात करने लगी, लेकिन तभी साकुता के दिमाग में बल्ब जला। अबे, ये जिस फुताबा से मैं बात कर रहा हूँ वो तो लाइब्रेरी वाली थी। फिर ये नेट कैफे में घुसने वाली कौन है? भाई, दिमाग की दही तो बन ही चुकी थी, लेकिन साकुता ने हार नहीं मानी। उसने कैफे में खड़ी फुताबा से जाकर सीधा सवाल ठोक दिया, तो कौन? और फिर जो जवाब मिला उसने तो पूरी स्क्रिप्ट ही उलट पलट कर रख दी। फुताबा ने एकदम मूवी वाले स्टाइल में खुलासा किया, हम 2 हैं। साकुता का दिमाग ऐसा घूम गया जैसे इंस्टाग्राम पर कोई गलती से एक्स का पोस्ट लाइक कर दे। नेट कैफे वाली फुताबा और लाइब्रेरी वाली फुताबा दोनों अलग अलग थी। अब साकुता के लिए ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा हो गया था। उसने माई की तरफ देखा और कहा, देखो मामला कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। क्या ये फुताबा कुछ दिन मेरे घर रह सकती है जब तक हम इसका हल ना निकाल ले? माई ने एक सेकंड सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे घर रहूंगी ताकि तुम कोई बेवकूफी ना करो। साकुता मन ही मन बोला, क्या मैं इतना भी भरोसे के लायक नहीं हूँ? पर असली बात ये थी कि माई का FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत स्ट्रॉन्ग था। रात का सीन, फुताबा आराम से साकुता के कमरे में सो रही थी, लेकिन माई को नींद नहीं आई। अब भाई, प्यार में नींद कम ही आती है। तो मैडम दबे पाव बाहर निकली और साकुता के पास पहुंची जो काउच पर पड़ा था। माई ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे
मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे डेट पर ले जाते। सकुता को एक सेकंड के लिए लगा कि आज उसकी क्लास लगने वाली है, लेकिन फिर माई खुद ही समझ गई कि अभी पूरा ड्रामा फुताबा के इर्द गिर्द घूम रहा है। सकुता ने मौके को रोमांटिक बनाने की कोशिश की, धीरे से माई की ओर झुका जैसे अभी कोई फिल्मी किस सीन होने वाला हो, लेकिन माई ने हाथ आगे कर दिया, ब्लॉक्ड। फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली गुड नाइट सकुता, और वापस चली गई। सुबह का सूरज चढ़ते ही सकुता स्कूल पहुंचता है और वहाँ उसे एक अलग ही तमाशा देखने को मिलता है। फुताबा बास्केटबॉल खेलते कुनिमी को टकटकी लगाए देख रही होती है। अबे ये क्या नया पंगा है? सकुता पास जाता है और बड़े स्टाइल में उसे बताता है कि उसका हमशक्ल उसकी ही छत के नीचे आराम फरमा रहा है। फुताबा की जिज्ञासा जग जाती है, वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तो जनाब इस ड्रामे पर आपका क्या कहना है? सकुता बड़े ज्ञानी वाले अंदाज में बोलता है, कहीं ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन का कमाल तो नहीं? फुताबा उसकी थ्योरी से सहमत तो होती है, लेकिन एक राज खोल देती है। वो फुताबा जो उसके घर पर है सीधी सादी बनने का नाटक कर रही है। असल में उसे सब पता है, लेकिन वो मान नहीं रही। अब असली धमाका सुनो। फुताबा कहती है, मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। सकुता का दिमाग अब पूरा घूम चुका था। थोड़ी देर बाद वो माई को फोन लगाता है और पूछता है कि क्या फुताबा पूरे समय उसी के साथ थी। माई कंफर्म करती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसके पास भी कुछ जबरदस्त खबरें हैं। उसके मैनेजर का फोन आया था और मिलने पर वो सब डिटेल्स बताएगी। सकुता अब और भी कंफ्यूज हो चुका था। मतलब ये मामला सिर्फ दो फुताबाओं का नहीं, कुछ और ही बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। सकुता की मुलाकात होती है किम असातो से। किम उसके सामने आती है, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान, और पूछती है, तू फुताबा को जानता है? सकुता हमें सर हिलाता है। किम फोन आगे बढ़ाती है और वहाँ खुल जाता है बड़ा राज, फुताबा का एक सीक्रेट अकाउंट जिसमें वो कुछ हद से ज्यादा ओपन फोटोज पोस्ट कर रही थी। सकुता एकदम हक्का बक्का। किम हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तो तुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है? सकुता अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाब देता है, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। अब उसका अगला टारगेट सीधा फुताबा के घर जाना, और फिर जो हुआ वो सोचो मत। सकुता वहाँ पहुँचते ही एक कान कर देता है। नहाती हुई फुताबा से बाहर से ही पूछ बैठता है, तेरे से जरूरी बात करनी है, अभी कर सकता हूँ? फुताबा एकदम कूल होकर बोलती है, हाँ हाँ बोलना। सकुता का तो सारा सिस्टम हैंग। एनीमे नोज ब्लीड मोमेंट किसी तरह नॉर्मल होते हुए वो असली मुद्दे पर आता है, सीक्रेट अकाउंट और उसकी तस्वीरें। फुताबा गहरी सांस लेती है और सच कबूलती है, मैंने वो अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि मैं खुद को पसंद नहीं कर पाती, मैं दूसरों से वैलिडेशन चाहती थी। सकुता सीरियस हो जाता है और पूछता है, तू चाहती है कि वो दूसरी फुताबा ये सब बंद करे? फुताबा हमें सर हिला देती है और फिर सकुता वही करता है जो हर एनिमे का हीरो करता है, सुपर हीरो मोड ऑन। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा और ये सब खत्म करवा दूंगा। सकुता बड़ी खुशी खुशी माई से मिलने जाता है, लेकिन माई एक ऐसा झटका देती है कि बेचारा अंदर ही अंदर रो पड़े। उसका एजेंसी फरमान जारी कर चुकी है, बॉयफ्रेंड से अकेले में मिलना मना है। अब बेचारा कर भी क्या सकता है, सिर झुका के हाँ जी बोल दिया, लेकिन दिल के अंदर से एक जोरदार हाय मेरी किस्मत वाला सीन चल रहा था। अगले दिन सकुता स्कूल जाते हुए स्टेशन पर दूसरी फुताबा से टकरा जाता है। जनाब उससे हल्के फुल्के अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर इतनी नौटंकी मत किया कर, पर बहन जी को कौन समझाए? सीधा उखड़ के बोल पड़ी, कब से मेरे बड़े भाई बन गए, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? सकुता समझ गया कि ज्यादा ज्ञान पेलने का कोई फायदा नहीं, सो आखिरी में बस इतना ही बोल पाया, जो करना है कर, लेकिन सोच समझ कर करना। तभी सीन पलटता है। शाम को फुताबा को किसी अनजान अकाउंट से मैसेज आता है, तेरी फोटोज बहुत पसंद आ रही है, मिलना है? बस जान हलक में बिना एक सेकंड गवाए सकुता को कॉल करके बोली, भाई तुरंत मेरा अकाउंट डिलीट कर। अब इतनी टेंशन थी कि इसने सीधा प्रोटेक्शन डिमांड कर दी, आज रात मेरे घर पर ही रुक जा। सकुता का दिमाग बोल रहा था, भाई ये सीन अजीब है, लेकिन फिर भी हाँ कर दी। और रात आई इमोशनल बैक स्टोरी लेकर। फुताबा ने धीरे से दिल की बात कही, मुझे डर लगता है कि अब जब तुम और कुनिमी के पास गर्लफ्रेंड्स है तो कहीं तुम दोनों मुझे भूल ना जाओ। सकुता ने हीरो मोड ऑन किया और आश्वासन दे डाला, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ बोलने से क्या होता है? भाई ने एकदम प्रूफ के साथ दिखाया। फुताबा का फोन उठाया और कुनिमी को सीधा कॉल कर दिया, भाई आज तुरंत। फुताबा मुसीबत में है और कुनिमी ब्रदर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीतते हुए फ्लैश स्पीड में स्टेशन पर हाजिर। फिर हुआ वो जो हर समर एनिमे में होता है। तीनों ने पूरी रात बीच पर हंगामा काटा, गेम्स खेले, यादें ताजा की। सूरज निकलते निकलते मानो मूवी सीन तैयार हो गया। सुबह सकुता एकदम अधमरा हालत में घर लौटा, सोने ही वाला था कि फुताबा ने फोन पकड़ाया, ये दूसरी फुताबा को दे देना। सकुता ने कहा ठीक है, और धड़ाम से बेहोश। पर ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सोकर उठा तो पता चला फुताबा बारिश में गायब हो गई। घबराहट में दूसरी फुताबा को फोन घुमाया तो उसने सीधा लास्ट मिशन की तरफ इशारा किया, जहाँ ढूंढने का सोच रहे हो वही जा। सकुता पूरी रफ्तार में स्कूल की ओर भागता है और वहाँ फुताबा को बैठा पाता है, एकदम भरे बैठे मूड में। अब क्या हुआ तो बहन जी इस बात पर दुखी है कि दूसरी फुताबा ज्यादा खुशहाल लगती है। ऊपर से कुनिमी, सकुता और दूसरी फुताबा की एक फोटो ने आग में घी डाल दिया। सकुता जो कि समस्या समाधान विशेषज्ञ है, तुरंत एक प्लान निकालता है, चल पटाखों के फेस्टिवल में चलते हैं। कुनिमी और दूसरी फुताबा भी आ रही है, लेकिन तभी ड्रामा
का नया एपिसोड शुरू होता है। सकुता जैसे ही निकलने को होता है एकदम से बेहोश। कट टू हॉस्पिटल। आँख खुलती है तो सामने माई। मतलब सीन तो हॉस्पिटल में था, लेकिन दिल में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। माई उसे समझाती है कि फुताबा ने उसे कॉल करके बताया था कि तू गिर पड़ा और अब मुझे देखने भी आना पड़ेगा। अब सकुता, जो हमेशा दूसरों को उठाने में लगा रहता है, फुताबा के पास जाता है और अपनी खुद की स्ट्रगल शेयर करता है। फुताबा एकदम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाले टोन में बोलती है, तू सबसे घटिया इंसान है। लेकिन फिर हल्का सा शर्माते हुए खुद ही मान भी लेती है कि ये सुनकर उसे अच्छा लगा। और फिर सबसे बड़ा सस्पेंस, फुताबा अचानक पूछ बैठती है, क्या तू मेरे साथ आतिशबाजी देखने चलेगा? सकुता, क्लासिक हीरो मूव, डायरेक्ट डिफ्लेक्ट, तू दूसरी फुताबा को पूछ ले। अब फुताबा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हिम्मत जुटाकर कॉल करती है। बात होते ही एकदम कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और वो सोच लेती है कि अब चाहे जो हो डरना नहीं है। फिर आता है कहानी का ग्रैंड फिनाले। दोनों फुताबाओं का मन मुटाव खत्म और एक गायब। सकुता एकदम भाई ये क्या हुआ मोड में चला जाता है, लेकिन फिर फोन उठता है। दूसरी फुताबा बोलती है कि मिशन सक्सेसफुल। सब फिर से पटरी पर आ जाता है और समर फेस्टिवल बवाल होता है। लेकिन जनाब, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म, स्कूल वापस शुरू। सकुता माई को ढूंढने में बिजी, क्योंकि उसने वादा किया था कि ब्रेक के बाद वापस मिलेगी। पर भाई ये क्या, पूरी दुनिया घूम ली लेकिन माई का नामो निशान नहीं। अब बेचारा सीधा माई के घर की ओर दौड़ लगा देता है। जैसे ही उसके घर के पास पहुँचता है, रोड के किनारे एक लड़की खड़ी दिखती है। सकुता खुशी से उसका नाम पुकारता है माई, पर जोर का झटका धीरे से लगता है। वो लड़की पलटती है और बोलती है, तुम कौन हो? सकुता पूरी तरह हिल चुका है। तू मेरी गर्लफ्रेंड है। लड़की पूरी कूलनेस में जवाब देती है, लगता है तुम मुझे मेरी बहन से कंफ्यूज कर रहे हो। सकुता अभी अपने दिमाग की धज्जियां समेट ही रहा था कि सीन में ट्विस्ट घुस गया। एक और लड़की प्रकट होती है और क्लियर करती है कि सकुता जिससे बात कर रहा है वो असली माई नहीं बल्कि मदोका टोयोहामा है। और रुको जरा, ये तो कुछ भी नहीं था, असल माई भी वही खड़ी है, पर वो अब मदोका के शरीर में है। भाई एनिमे प्लॉट ट्विस्ट का बाप आ गया। अब ये लो फिर से वही पबर्टी सिंड्रोम की झंझट। नींद में दोनों की बॉडी स्वैप हो गई और अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। थोड़ी देर अजीब ओगरे बातचीत के बाद तय होता है कि फिलहाल एक्टिंग ही करना पड़ेगा। मदोका बनेगी माई और माई बनेगी मदोका। ऐसे ही चलेगा वरना लोगों को शक हो जाएगा और मीडिया वालों का मसाला तैयार हो जाएगा। पर कहानी यही खत्म होती क्या? नहीं भाई, माई जो कि अब मदोका है एक और नया सिरदर्द देती है। अगर ये प्लान कामयाब करना है तो हमें एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ भी परफेक्टली निभानी होगी। मतलब अब मदोका को माई की तरह प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और माई को मदोका जैसी बनना होगा। सकुता बेचारा पूरी तरह भाई ये क्या बवाल हो गया वाली हालत में सीधा फुताबा के पास जाता है, क्योंकि ब्रेन गेम में वही एक्सपर्ट है। फुताबा बड़ी समझदारी से एक ही सलाह देती है, ध्यान से देख, सुराग खुद सामने आएंगे। अब सकुता हमेशा की तरह हीरो बनता है और मदोका जो माई के शरीर में फंसी है को बीच पर ले जाता है। वहाँ बातों बातों में कुछ तीखे सवाल दाग देता है, तू माई को हमेशा बड़ी बहन क्यों नहीं बुलाती? मदोका थोड़ा घबराई। सकुता और आगे बढ़ा, सीधा बोल क्यों नहीं देती कि तू माई से नफरत करती है? पहले तो मदोका इनकार करती रही, लेकिन फिर दिमाग में जमी हुई बरसों की कड़वाहट फूट पड़ी, क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे उससे कम समझती है, उसकी सक्सेस को मेरे मुंह पर मारती रहती है। भाई सिचुएशन गंभीर हो गई। शाम को मदोका सकुता से बोलती है, आज रात मैं तेरे घर सो सकती हूँ? माई के घर अब और बर्दाश्त नहीं होता। सकुता जो पहले ही हर तरफ अजीब अजीब सिचुएशन झेल रहा था, तुरंत बोल पड़ा, भाई ये आइडिया अच्छा नहीं है। और तभी धमाके के साथ माई जो मदोका के शरीर में है वहाँ एंट्री मारती है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बस अब तो घमासान शुरू। मदोका आखिरकार अपना गुस्सा निकालती है, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। तेरी वजह से मम्मी मुझसे खुश नहीं रहती, तेरी वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे। माई जो हमेशा कूल और कंट्रोल में रहती है, बिना एक भी एक्स्ट्रा रिएक्शन दिए जवाब देती है, अच्छा तो सुन, मैं भी तुझसे चिढ़ती हूँ। उस रात मदोका माई की आत्मा के साथ सकुता के घर रहती है और इधर सकुता एक फोटोशूट के पास से गुजरता है जहाँ माई मदोका के शरीर में शूट कर रही होती है। वो देखता है कि बेचारी प्रेशर में आकर शूट के बीच में बेहोश हो गई। भाई एनिमे ड्रामा का लेवल 1000 पर पहुँच गया। सकुता घबराया हुआ असली माई के पास जाता है और बताता है कि तेरी बॉडी में घुसकर मदोका तो पस्त हो गई है। अब स्कूल में सकुता के मूड की वाट लगी होती है। कुनिमी पूछता है, क्या हुआ बे? सकुता मजाक में कहता है, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई बहन होता जिससे मुझे भी कंपेयर किया जाता। पर कुनिमी जानता था कि ये लड़का किसी बड़े बवाल में फंसा है। सीधा कामिसादों को फोन घुमा देता है और वो बोलती है, चल सब उगल। सकुता उससे पूछता है, क्या तूने कभी अपनी बड़ी बहन से नफरत की है? कामिसादो कंधे उचकाकर बोलती है, पसंद नहीं करती पर नफरत भी नहीं करती। बस यही से सकुता को समझ आता है कि मदोका और माई की टकरार सिर्फ प्यार नफरत वाली नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब यहाँ माई एक नया ट्विस्ट डालती है। वो सकुता को अपने घर की स्पेयर चाबी देती है, पर एक चेतावनी के साथ, जापानी स्टाइल वाले कमरे की कैबिनेट मत खोलना। अब भाई ये तो ऐसा था जैसे किसी बच्चे को कहना टोपी मत दबाना और वो सीधा टोपी ही दबा दे। सकुता जब माई के घर जाता है तो मदोका जो अभी भी माई की बॉडी में है नहा रही होती है। इधर सकुता की इंस्टॉल्ड इनबिल्ट जासूसी प्रवृत्ति
जाग उठती है। वो मन में बड़बड़ाता है, काश ये दोनों जल्दी से सुलह कर ले, और फिर कैबिनेट खोल देता है। सकुता जैसे ही अपने घर लौटता है, माई जो मदोका की बॉडी में है फुल स्कोल्डिंग मोड में होती है। कहाँ मर गया था इतना देर तक? सकुता कवर अप करने की कोशिश करता है, बस घर साफ कर रहा था, बर्तन धो रहा था। पर माई इतनी भोली नहीं है, वो घूर कर पूछती है, सिर्फ यही कर रहा था या कुछ और? सकुता साय मारते हुए कबूल लेता है कि वो असल में इन दोनों बहनों की बेवजह की लड़ाई को सुलझाने के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट डे सकुता काइडी को पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म में देखता है। काइडी शर्माते हुए बोलती है, कैसी लग रही हूँ? और सकुता पूरी बर्बादी कर देता है, बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े सालों से अलमारी में रखे थे। भाई डूब मर। कुनिमी मौके पर चौका मार देता है, अरे वाह तू बहुत क्यूट लग रही है। काइडी स्माइल करती है और सकुता को एक गिफ्ट पकड़ाकर चली जाती है। सकुता वही अपने फैसलों पर पछताते हुए खड़ा रह जाता है। और फिर मदोका जो अभी भी माई के शरीर में है को एक कमर्शियल शूट करते देखता है, बिल्कुल प्रोफेशनल। पूरे प्रेशर के बावजूद वो बिना किसी गलती के शूट कर रही थी। मडोका इतनी टेंशन में थी जैसे कोई एग्जाम के एक दिन पहले किताब खोल रहा हो। कहती है, बस अब और नहीं सहा जाता, दिमाग का रायता फैल गया है। इतने में फोन बजता है, लेकिन जनाब खुद उठाने के बजाय सकुता के हाथ में थमा देती है, जैसे कोई बम डिफ्यूज करने भेज रहा हो। ले भाई तू ही देख ले। फोन पर माई थी और उसने बताया कि सकुता के पापा ने याद किया है, मिलने बुलाया है। मतलब अचानक जिंदगी में बिन बुलाए रिश्तेदारों की तरह नया ड्रामा एंट्री मार चुका था। सकुता ने मडोका को बताया कि उसका एड वाला काम तगड़ा जमा, और माई ने बड़े ही हीरोइक अंदाज में कहा, चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। लेकिन भाई इस बॉडी स्विचिंग वाली गड़बड़ झाला में अभी और मसाला बचा था। सकुता को पता था कि ये कहानी अभी लंबी चलेगी। फिर सकुता और माई का सामना हुआ मडोका की मम्मी से। और आंटी जी ऐसे भड़की जैसे पड़ोस वाली आंटी किसी की बालकनी में कपड़े सुखाते देख ले, एकदम गुस्से में बोली, मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन खेल पलट गया, क्योंकि मडोका जो इस वक्त माई के शरीर में थी बोली, मैडम आपकी बेटी तो घर ही नहीं आई। फिर उसने ऑफर दे दिया, चेक कर लो, अंदर देख लो, फ्री टूर है। मम्मी भी जिद्दी निकली, बोली अगर मडोका दिखे तो बोलना घर आ जाए, जैसे मडोका कोई लापता पालतू बिल्ली हो। इस ड्रामे के बाद सकुता अपने पापा से मिलने चला गया। दोनों ने कुछ इधर उधर की बातें की और फिर सकुता ने पूछ लिया, पापा पेरेंट्स बनना कैसा होता है? पापा ने भी सीधा फिल्मी डायलॉग ठोका, जब खुद बच्चे होंगे तब समझेगा। मतलब बिना जवाब दिए ही जवाब दे दिया। सकुता ने सोचा चलो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद मडोका और सकुता एक शो देखने गए, जहाँ माई जो इस वक्त मडोका के शरीर में थी ने स्टेज फार परफॉर्मेंस दी। मडोका का तो दिमाग घूम गया, एक तरफ इम्प्रेस दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उसकी माँ इतनी खुश दिख रही थी जैसे उनके नाम लॉटरी लग गई हो। मडोका की इनसिक्योरिटी को और तेल मिल गया। शो के बाद मडोका बोली, चलो बीच चलते हैं। सकुता ने सोचा ठीक है थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लेकिन बीच पहुँचते ही बंदी समंदर की ओर दौड़ पड़ी। सकुता को तो डर लग गया, कहीं कोई इमोशनल फिल्म का सीन न बना दे। वो फुल स्पीड में भागा ताकि बवाल होने से पहले रोक सके। मडोका ऐसे फूट फूट कर रोने लगी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का वाईफाई काट दिया हो। बोली, मैं तो किसी काम की ही नहीं, दीदी हर चीज में मुझसे बेहतर है। फिर जैसे कोई बड़ा राज खोल रहा हो उसने कहा, मुझे तो लगता है मेरी बहन मुझसे नफरत करती है और अब जीने का कोई मतलब ही नहीं दिखता। सकुता को समझ आ गया कि ये मामला बहुत सीरियस है। उसने तुरंत मडोका को समंदर से बाहर निकाला और एक बॉक्स खोल कर दिखाया, ऐसा बॉक्स जिसमें इमोशनल बम भरे थे। अंदर निकले वो सारे खत जो मडोका ने अपनी बहन को लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई, जैसे कोई पुरानी चैट हिस्ट्री गलती से ओपन कर ले। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने खत लिखना तब छोड़ दिया जब मुझे पता चला कि माई असल में मेरी बहन नहीं है। लेकिन एक चीज ने उसे और परेशान कर दिया, माई ने सारे खत संभाल कर रखे थे। अब सवाल ये था कि अगर वो मडोका से दूर रहना चाहती थी तो फिर ये खत क्यों बचा कर रखे। सकुता ने माई को कॉल किया, जो पहले से दरवाजे के पीछे स्टैंड बाय मोड में थी। माई ने सीधे मडोका की आंखों में देखा और कहा, तू जो है वो सबसे अलग है, तूने मुझे खत लिखने की परवाह की, ये अपने आप में कमाल है। ये सुनते ही मडोका की आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे किसी ने पुरानी यादों का टेप चला दिया हो। उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, माई ने हमेशा उसकी परवाह की है। और फिर वही हुआ जो फिल्मों में होता है, दोनों बहनों ने गले लगकर सब पुराने गिले शिकवे भुला दिए। मडोका बोली, थैंक यू माई, तू चाहे बहन हो या नहीं पर मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, अचानक दोनों वापस अपनी असली बॉडी में आ गई। मतलब बॉडी स्विचिंग भी मान गई कि अब इमोशनल क्लाइमैक्स पूरा हो गया है। थोड़े दिन बाद मडोका ने अपनी माँ से फिर झगड़ा किया और सीधा अपना सामान उठाकर माई के पास शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, क्योंकि जब घर में शांति न मिले तो सेफ हाउस ढूंढना जरूरी होता है। पर मजा तब आया जब माई के शरीर में रहते हुए मडोका की एक फोटो सकुता के साथ इंटरनेट पर लीक हो गई। अब दुनिया ने ऐसे नजरें गड़ा ली जैसे कोई नया स्कैंडल ब्रेक हुआ हो। अब आया असली ड्रामा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। माई स्टेज पर आई और माइक उठाते ही गेम पलट दिया। बोली, सुनो सब, सकुता मेरा बॉयफ्रेंड है और इस पूरी नॉनसेंस में उसका कोई लेना देना नहीं, उसे हमारी शोबिज लाइफ से दूर रखो। मीडिया वालों ने भी देखा कि माई पूरी सीनियर प्लेयर है और वो बैकफुट पर आ गए। मतलब पूरा माहौल माई वन साइडेड डोमिनेशन मोड में चला गया। इस पूरी सिचुएशन को देखकर केटी, जो बैकग्राउंड में
न्यूज देख रही थी, बोली माई ने तो सच में गजब हैंडल किया और फिर ठान लिया कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके सकुता की मदद करेगी। इधर सकुता अपने घर लौटा और उसे मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिली शोको माकिनोहारा की। उसमें लिखा था, समंदर किनारे आओ, मिलना है। सकुता ने चिट्ठी फुताबा को दिखाई और उसने तुरंत ज्ञान दे दिया, भाई ये मामला इम्पोर्टेंट लग रहा है, माई से डिस्कस कर ले वरना बाद में कोई नया बवाल खड़ा हो जाएगा। सकुता इतना कंफ्यूज था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। फिर सोचा चलो माई से पूछ लेते हैं वरना बाद में झगड़ा फ्री में मिलेगा। माई ने भी बड़े सीनियर मोड में कहा, मिल लो शोको से, पर 6 बजे तक घर लौट आना वरना घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। सकुता जब बाहर निकला तो उसकी टक्कर कानो से हो गई, जो केटी के स्कूल की फ्रेंड थी। कानो के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो किसी को अपने पुराने पाप याद आते ही आ जाता है। उसने सकुता को कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई मैं केटी को सपोर्ट नहीं कर पाई जब उसे बुली किया जा रहा था, अब गिल्ट खा रहा है, उससे मिलकर माफी मांगनी है। सकुता ने एक लंबी सांस ली और बोला, देख बहन ये मामला सीधा सपाट नहीं है, अगर तू गई और कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बात और बिगड़ जाएगी। बातचीत के बाद सकुता समंदर किनारे पहुंचा शोको से मिलने, पर वहाँ तो सन्नाटा पसरा था, शोको का कहीं अतापता नहीं। अब बेचारा कितनी देर रेत पर बैठा रहे, समझ गया कि यहाँ वक्त खराब करने से अच्छा है कुछ फाइनल क्लोजर दे दिया जाए। उसने एक नोट छोड़ा, देख शोको अब मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहा हूँ, तू भी आगे बढ़। इसके बाद माई के साथ बीच से निकल गया, मन में सोचते हुए कि लाइफ में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। घर पहुंचा तो देखा केटी का एनर्जी लेवल 200% पर था। उसने नए गोल्स बना लिए थे, जैसे कि अब से घर से बाहर जाऊंगी और अपने भाई के अलावा दूसरों के फोन भी उठाऊंगी। माई ने इस बात पर तुरंत हामी भरी और मजे से रोज घर पर कॉल करने लगी ताकि केटी की प्रैक्टिस शुरू हो जाए। सकुता ने भी ठान लिया कि केटी की फियर फेसिंग ट्रीटमेंट फुल फ्लेज में शुरू करनी है। बीच ट्रिप प्लान कर लिया जिसमें माई और मड़ो का भी शामिल थे ताकि माहौल थोड़ा फन वाला रहे। पर बीच पर जैसे ही पहुंचे कानो सामने प्रकट हो गई। उसने दूर से केटी को आवाज दी। केटी थोड़ी चौंकी, फिर बड़े ही मासूम अंदाज में बोली, भाई ये आंटी कौन है? माई ने फौरन सकुता को घूरा, ये क्या चल रहा है? सकुता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, केटी को याददाश्त चली गई है। और फिर उसने पूरा पुराना पिटारा खोल दिया। बचपन में जब केटी को स्कूल में बुली किया गया तो वो इतना शर्मिंदा हुई कि उसका दिमाग ने डिलीट बटन दबा दिया, सब कुछ भुला दिया, जैसे किसी का गूगल हिस्ट्री क्लियर करना। उसे लगा कि अगर यादें ही नहीं रहेंगी तो गलतियां भी नहीं होंगी, लेकिन इसने चीजों को और बिगाड़ दिया। उसकी माँ तो ये सब हैंडल ही नहीं कर पाई, सीधा दिमागी संतुलन खो बैठी। पापा उसे लेकर कहीं और चले गए और सकुता अकेला केटी को संभालता रह गया। सबसे दर्दनाक बात, जब सकुता डॉक्टरों के पास गया और बताया कि उसकी बहन की याददाश्त पबर्टी सिंड्रोम के कारण चली गई है, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। माई ने सारी बात सुनी और राहत की सांस ली, भले ही देर से, लेकिन अब जाकर उसे पूरी सच्चाई समझ आई थी। अगली सुबह केटी कुछ अलग ही मूड में उठी, एकदम कमांडो मोड में अपने स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार। सकुता का दिमाग घूम गया, अब ये कौन सा नया सरप्राइज है? केटी एकदम जिद पर अड़ गई, आज मैं स्कूल जाऊंगी। सकुता को लगा कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, कहीं ज्यादा जोर डालने से हालत और ना बिगड़ जाए। पर केटी थी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं। उधर सकुता ने अपने पापा को ये सब बताया तो पापा ने भी अपना दार्शनिक ज्ञान बघार दिया, ठीक है, लेकिन जब सब सेट हो जाए तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा देना। अब सकुता सोच रहा था, बहन की याददाश्त गई, माँ कहीं और मैं अकेला सब हैंडल कर रहा हूँ और इनको बस बहुत देखने की पड़ी है। खैर, इस सब के बीच तम्मो नाम की मैडम घर आई और थोड़ा पॉजिटिव अपडेट दिया, केटी जब चाहे स्कूल आ सकती है, बस नर्स के ऑफिस में विजिट कर ले तो हाजिरी लग जाएगी। अब ये सुनकर सकुता और केटी दोनों को थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन सकुता खुद केटी को स्कूल छोड़ने गया, पर जैसे ही उसने बाकी स्टूडेंट्स को देखा वैसे ही घबरा गई और कोने में जाकर छुप गई। सकुता समझ गया कि अभी वक्त नहीं आया। उसने केटी से कहा, अगर तैयार नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं, घर चलते हैं। पर केटी ने फुल हीरोइन वाला मोमेंट मार दिया, नहीं मैं यही रहूंगी। तभी सकुता को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, चल पहले जू चलते हैं। अब स्कूल जाने का डर अलग, लेकिन पांडा देखने का एक्साइटमेंट अलग। केटी फौरन मान गई और दोनों जू में मजे करने चले गए। पांडा देखे और भी जानवर देखे, थोड़ा मस्ती की। फिर जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो सकुता उसे वापस स्कूल ले गया। तब जब वहाँ सन्नाटा था, वो उसे स्कूल घुमाने लगा, हर जगह दिखाया कि यहाँ क्या होता है। केटी भी थोड़ा रिलैक्स हुई और वादा किया कि अब दिन में स्कूल जाने की कोशिश करेगी। पर अगले दिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। सकुता सुबह उठा तो देखा केटी को पिछला दिन याद ही नहीं, एकदम ब्लैंक। अब बेचारा फिर से वही आ खड़ा हुआ, सोचते हुए आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्या मैं अपनी बहन को पूरी तरह से ठीक कर भी पाऊंगा?